एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 नवंबर यानी कि रविवार का दिन। तो रविवार को हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखते हैं और डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पे भी देखते हैं, लेकिन इन सवालों को भी हम पूरे 1 वीक के दौरान डिटेल में डिस्कस कर चुके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अर्थ समिट 2025-26 में कौन कौन से क्षेत्र को जोड़ने की योजना है? तो अर्थ समिट 2025-26 तो दरअसल साल 2025 में इस सम्मेलन का आयोजन पहली बार शुरू किया गया है। इसका मतलब ये कि यह इसका पहला संस्करण होगा। इसकी शुरुआत की गई 20 नवंबर को और ये चलेगा फरवरी 2026 तक। अब कैसे? तो दरअसल इसका आयोजन किया जाएगा 3 चरणों में। पहला चरण इसका हाल ही में संपन्न हुआ है, जो कि 20 से 21 नवंबर तक आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इसके अलावा इसका दूसरा चरण होगा 5 से 6 दिसंबर को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। इसके अलावा इसका तीसरा चरण होगा फरवरी 2026 में। अब इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? तो नाबार्ड और IAMAI। तो अब नाबार्ड तो इसका पूरा नाम हुआ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा IAMAI तो इसका पूरा नाम हुआ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका विषय या फिर थीम क्या है इस सम्मेलन का? तो ग्रामीण नवाचार के माध्यम से वैश्विक बदलाव को सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण नवाचार, साथ ही डिजिटल वित्त, इसके अलावा कृषि टेक्नोलॉजी, महिला उद्यमिता और स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट। अगला सवाल है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कौन सी बार शपथ ली है? तो दरअसल हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संपन्न हुआ है, जिसके डिटेल्स को हम पिछले वीक में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ जानेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। आखिर इन्होंने फिर से कौन सी बार शपथ ली है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे। इसके अलावा इससे पहले इन्होंने कब कब शपथ ली है, इसके अलावा बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी जानेंगे। तो दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ली है। इनका शपथ ग्रहण कब हुआ? तो 20 नवंबर 2025 को। तो अब नीतीश कुमार तो इनका जन्म हुआ था 1 मार्च साल 1951 को। इनकी पार्टी है जनता दल यू यानी कि JDU। तो JDU का गठन कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर साल 2003 को। अब इससे ये 10वीं बार शपथ है, तो इससे पहले कब कब इन्होंने शपथ ली? तो पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की 3 मार्च 2000 को, जो कि 3 से 10 मार्च 2000 तक के लिए ही पद पे रहे थे, यानी कि केवल 7 दिनों के लिए। अगली बार यानी कि दूसरी बार 24 नवंबर साल 2005 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो कि मई 2014 तक इस पद पे रहे लगातार। इसके अलावा तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को, छठी बार 27 जुलाई साल 2017 को, 7वीं बार 16 नवंबर 2020 को, 8वीं बार 10 अगस्त 2022 को और 9वीं बार 28 जनवरी 2024 को और 10वीं बार अब 20 नवंबर 2025 को। इसके अलावा बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। इनका कार्यकाल था 1 अप्रैल साल 1937 से 19 जुलाई साल 1937 तक। इसके अलावा बिहार के दूसरे और भारत की आजादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए? तो श्री कृष्ण सिंह। इनका कार्यकाल था 3 यानी कि 3 बार ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे थे। पहला कार्यकाल इनका कब से कब तक के लिए था? तो 20 जुलाई साल 1937 से 31 अक्टूबर साल 1939 तक। दूसरा कार्यकाल था 2 अप्रैल साल 1946 से 14 अगस्त साल 1947 तक और तीसरा कार्यकाल इनका हुआ 15 अगस्त साल 1947 से 31 जनवरी साल 1961 तक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं बार। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है?
तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, तो दरअसल यह खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है। खेलो इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी साल 2018 में और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की गई साल 2020 में। तो साल 2025 में यह इसका 5वां संस्करण है। इसका आयोजन किया जाएगा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक। कहाँ पे? तो राजस्थान में, राजस्थान के 7 शहरों में। इसके अलावा इसका शुभंकर क्या है? तो खम्मा और साथ ही धामी। इसमें भागीदारी किनकी रहेगी? तो 200 से ज्यादा विश्वविद्यालय के 5000 से ज्यादा एथलीट्स इसमें भाग लेंगे और 23 पदक खेल होंगे इसमें। इसके अलावा एक प्रदर्शनी खेल होगा जो कि खो खो होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, भारत और यूनाइटेड किंगडम का 8वां सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 किस विषय पर केंद्रित है? तो अजय वॉरियर 2025, तो सबसे पहले हम जानते हैं अजय वॉरियर आखिर है क्या। तो दरअसल यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो साल 2004 में। और इसका आयोजन हर साल नहीं किया जाता है, हर 2 वर्षों पे किया जाता है और साल 2025 में यह इसका 8वां संस्करण है। इसका आयोजन शुरू हुआ है 17 नवंबर से और चलेगा 30 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन? तो राजस्थान के शहर बीकानेर में और इसमें दोनों देशों के 240 सैनिक भाग ले रहे हैं लगभग। और यह अभ्यास संयुक्त आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों पर केंद्रित होगा और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, साथ ही प्रशिक्षण और आतंकवादी अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतंकवाद रोधी अभियान। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा गया है? तो दरअसल हाल ही में गोदरेज एरोस्पेस द्वारा इसरो को मानव रेटेड L110 लेवल विकास इंजन सौंपा गया है। तो गोदरेज एरोस्पेस ये है क्या? तो दरअसल ये गोदरेज एंटरप्राइजेस ग्रुप का एक डिवीजन है और इसके द्वारा ही, यानी कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा ही मानव रेटेड L110 लेवल विकास इंजन को बनाया गया है, यानी इसे विकसित किया गया है। तो L110 लेवल का विकास इंजन तो दरअसल यह मानव उपयोग के लिए विकसित किया गया है, जो कि गगनयान मिशन में इसका उपयोग किया जाएगा। तो अब गगनयान मिशन है क्या, इसे हम डेली वाले क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ अगर थोड़े शब्दों में जाने तो दरअसल यह एक मानवयुक्त मिशन है जिसके तहत पहली बार भारतीय नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और साल 2027 तक संभावना है इसे भेजे जाने की, यानी कि इस गगनयान मिशन के लॉन्च होने की। इसके अलावा इसरो के रॉकेट LVM-3 की कोर लिक्विड स्टेज है यह, यानी कि L110। अब कैसे? तो दरअसल LVM-3 के 3 चरण हैं। पहला है S200 सोलिस बूस्टर्स और ये दूसरा है L110 लिक्विड स्टेज, यही है ह्यूमन रेटेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, और तीसरा है क्रायोजेनिक स्टेज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदरेज एरोस्पेस। अगला सवाल है, CII पार्टनरशिप समिट के 30वें संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो CII पार्टनरशिप समिट 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 30वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया था 14 से 15 नवंबर तक। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसका उद्घाटन किया गया उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो CII, इसके अलावा DPIIT और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। तो अब CII तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका पूरा नाम हुआ। इसके अलावा DPIIT तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अलावा इसमें भागीदारी किनकी रही है? तो 45 से ज्यादा इसमें शामिल हुए थे, 45 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए थे। इसका विषय या फिर थीम क्या था? तो प्रौद्योगिकी, साथ ही विश्वास और व्यापार, इसके अलावा नए भू आर्थिक व्यवस्था में मार्गदर्शन। इसका उद्देश्य क्या था? तो दुनिया के बड़े उद्योगपतियों, साथ ही निवेशकों, कंपनियों और सरकारी प्रतिनिधियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। अगला सवाल है, मत्स्य 6000 क्या है? तो मत्स्य 6000 क्या है? तो दरअसल यह मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन है जो कि भारत के समुद्रयान मिशन का हिस्सा है और यह मिशन तो यह पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या है? तो गहराई में खनन योग्य समुद्री संसाधनों जैसे कि पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स, इसके अलावा गैस हाइड्रेट्स, इसके अलावा सल्फाइड आदि की खोज करना। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा। इसकी क्षमता कैसी है? तो 3 लोग इसमें
जा सकते हैं, एक पायलट और इसके अलावा 2 अन्य। इसके अलावा इसकी परिचालन क्षमता कैसी है, तो 12 घंटे की। इसके अलावा आपात स्थिति में भी यह 96 घंटे तक कार्य कर सकता है। इसके साथ ही समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक भी जाने में भी यह सक्षम होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का पहला मानवयुक्त सबमर्सिबल जो कि 6000 मीटर की दूरी तक जा सकता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के सारंडा वन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के आदेश दिए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में झारखंड राज्य के सारंडा वन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है। तो अब सारंडा वन तो दरअसल यह राज्य के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है और इस वन के 31,468 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के तौर पर अधिसूचित किया गया है और इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है 3 महीने के लिए। तो अगर इसे हम थोड़े और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो दरअसल भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया जाता है और इसी एक्ट के सेक्शन 29 के तहत किसी भी अभयारण्य में जंगली जानवरों का शिकार करना या फिर इनके आवास में अतिक्रमण प्रतिबंधित होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है ये तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका उद्देश्य अब क्या है, तो दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य जीवों और साथ ही इनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना, साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अगला सवाल है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 तो साल 2025 में यह इसका 44वां संस्करण है। इसका आयोजन किया जा रहा है 14 नवंबर से और ये चलेगा 27 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया गया वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा। इसका विषय क्या है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसके अलावा अब इसका साझेदार राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश, साथ ही महाराष्ट्र और राजस्थान और 30 राज्यों और साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों, इसके अलावा अन्य 12 देशों की भी इसमें भागीदारी शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा देश नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए साझेदार देश है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल आखिर है क्या, इसके बाद जानेंगे साल 2025 में इसके आयोजन के बारे में। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो दरअसल ये भारतीय राज्य नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। और इसका नाम कैसे पड़ा, तो राज्य का राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल पक्षी, इसके नाम पे इसे नाम दिया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो 1 से 10 दिसंबर तक। कहाँ पे, तो नागालैंड का है, तो नागालैंड में किया जाएगा। इसके अलावा अब इसमें साझेदार देश कौन से हैं, तो दरअसल इस फेस्टिवल के लिए हर साल कुछ देशों को आमंत्रित किया जाता है, यानी कि हर साल कुछ देश इसमें साझेदार देश के तौर पे सम्मिलित होते हैं। तो इस बार भी हो रहे हैं। अब ये देश कौन से हैं, तो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और माल्टा। इसके अलावा अब इसका उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक और साथ ही पर्यटन विकास को बढ़ावा देना, इसके अलावा स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दरअसल इन 5 देशों में से सिर्फ यूनाइटेड किंगडम है यहाँ ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। अगला सवाल है, 56वें IFFI 2025 में कंट्री ऑफ फोकस कौन सा देश है? तो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो दरअसल साल 2025 में इसका आयोजन शुरू हुआ है 20 नवंबर से और चलेगा 28 नवंबर तक। कहाँ पे किया जा रहा है इसका आयोजन, तो गोवा की राजधानी पणजी में इसका आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और इस महोत्सव के दौरान 81 देशों की लगभग 240 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें उद्घाटन फिल्म कौन सा था, तो द ब्लू ट्रेल। समापन फिल्म कौन सा रहेगा, तो अ यूजफुल घोस्ट। इसके अलावा इसमें कंट्री ऑफ फोकस कौन सा देश है, तो जापान। पार्टनर कंट्री कौन है, तो स्पेन। स्पॉटलाइट कंट्री कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा इस दौरान सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने वाले रजनीकांत को सम्मानित भी किया जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है कंट्री ऑफ फोकस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। अगला सवाल है, हाल ही में समर्थ पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो दरअसल हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। तो समर्थ पोर्टल, तो इसका पूरा नाम हुआ स्टूडेंट्स एडवांसिंग माइंडसेट्स इन एआई, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हार्डवेयर। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को तकनीकी कौशल सीखने के अवसर प्रदान करना ताकि इनके भविष्य में नौकरी की संभावनाएं बेहतर हो सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। अगला सवाल है, WHO द्वारा जारी ग्लोबल चाइल्डहुड वैक्सीनेशन रिपोर्ट 2025 में किस देश की टीकाकरण दर तेजी से बढ़ने की बात कही गई है? तो दरअसल हाल ही में ग्लोबल चाइल्डहुड वैक्सीनेशन रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। 2025 में जारी किया गया है, लेकिन इसका आकलन यानी कि यह रिपोर्ट है 2024 के लिए। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो WHO और साथ ही यूनिसेफ के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम, एशियाई देश वियतनाम में टीकाकरण के दर में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि साल 2024 में डिप्थीरिया, साथ ही टिटेनस और पर्टस की पहली खुराक के मामले में 99% कवरेज हासिल किया है वियतनाम में, जो कि साल 2023 में 80% पे था और पिछले एक वर्ष में 19% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि इसके अलावा अगर तीनों खुराक की बात करें तो तीनों खुराक के मामले में 97% तक भी पहुंच सुनिश्चित किया है वियतनाम में, जो कि साल 2023 में 65% पे था। इसके अलावा देश में 0 डोज यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कि अभी तक टीका लेने की शुरुआत भी नहीं की है, ऐसे बच्चे भी 2,74,000 से घटकर 13,000 हो गए हैं 2024 में। इसका मतलब ये कि 2023 में थे 2,74,000, वो घटकर हो गए हैं अब 2024 में 13,000, यानी कि लगभग 95% से ज्यादा की इसमें कमी देखी गई है। इसके अलावा अन्य आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 के लिए वैश्विक स्तर पे इस रिपोर्ट के अनुसार 89% बच्चे कम से कम एक खुराक DTP वैक्सीन लेने वाले हैं। साथ ही 85% बच्चे पूरी 3 सीरीज की डोज यानी कि DTP पूरे करने वाले भी हैं। साथ ही 14.3 मिलियन बच्चे 0 डोज वाले भी हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कि अभी टीके लेने की शुरुआत भी नहीं की है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम। अगला सवाल है, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2025, तो दरअसल साल 2025 में इस प्रतियोगिता का यह 74वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और इसमें विजेता रही हैं फातिमा बॉश, जो कि मैक्सिको की हैं। इसके अलावा भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया इस प्रतियोगिता के दौरान? तो मनिका विश्वकर्मा ने। इसके अलावा 73वीं यानी कि 2024 में कौन विजेता बनी थी? मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो विक्टोरिया केजर बनी थी, जो कि डेनमार्क की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फातिमा बॉश। तो अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2025, तो अब G20 है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और पहले जानते हैं साल 2025 में आयोजित होने वाले इसके सम्मेलन के बारे में। तो इसका आयोजन किया जा रहा है दरअसल साल 2025 में इसके 20वें संस्करण का। कब से किया जा रहा है? तो 22 नवंबर से और 23 नवंबर तक चलेगा। इसका मतलब आज तक। कहाँ पे किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। दरअसल साल 2025 के लिए G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की जा रही है? तो सिरिल रामाफोसा के द्वारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। और पहला मौका है यह जबकि अफ्रीका महाद्वीप में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय या फिर थीम क्या है? तो एकजुटता, समानता और स्थिरता। तो अब G20 है क्या? तो इसका पूरा नाम हुआ ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना की गई थी साल 1999 में। इसके सदस्य कितने हैं? तो 21 सदस्य हैं इसमें वर्तमान में। अब ये कौन से हैं? तो इसमें 19 देश शामिल हैं। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय संगठन। तो अब ये 19 देश कौन से हैं? तो ये रहे 19 देश। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय संगठन कौन से हैं? तो ये है यूरोपीय यूनियन और इसके अलावा है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ दरअसल शामिल हुआ था साल 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, जिसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया के विकासशील देशों को एकजुट करना, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से बचाव के उपाय तलाशना, इसके अलावा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सहयोग स्थापित करना। और दरअसल इसका बैठक आयोजित किया जाता है 3 स्तरों पे, जो कि हर साल किया जाता है। अब ये कौन से हैं? तो पहला हो गया लीडर समिट यानी कि नेताओं का सम्मेलन। इसके अलावा दूसरा है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का बैठक।
बैठक। इसके अलावा तीसरा कौन सा है, तो कार्यकारी समूह और साथ ही विशेषज्ञ समितियों की बैठक आयोजित की जाती है हर साल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश को 20वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है? तो दरअसल हाल ही में अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया है और 20वां प्रमुख गैर नाटो सहयोगी बना है ऐसे सऊदी अरब। तो प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, इसका मतलब क्या? तो दरअसल यह अमेरिका का एक रणनीतिक पदनाम है और ऐसे देश जो कि नाटो के सदस्य नहीं होते हैं, इन्हें दर्जा मिलने के बाद रक्षा और साथ ही सुरक्षा सहयोग में विशेष अधिकार मिलते हैं, लेकिन यह सुरक्षा गारंटी नाटो के जैसी नहीं होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला सवाल है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 के दौरान कौन सा देश इसका पूर्ण सदस्य बना है? तो NSA-CSC 2025। तो दरअसल साल 2025 में इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। अब NSA-CSC इसका मतलब क्या? तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025। तो दरअसल इसका आयोजन किया जाता है NSA स्तर पे। इसका मतलब ये कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पे किया जाता है। इसका मतलब ये कि यह बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है और इस साल 2025 में इसके 7वें संस्करण की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा की गई है और इस दौरान CSC का छठा पूर्ण सदस्य देश बना है सेशल्स। और इस बैठक में चर्चा किन विषयों पे की गई? तो समुद्री सुरक्षा, साथ ही आतंकवाद रोधी अभियान, इसके अलावा साइबर सुरक्षा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेशल्स। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा को 9 हवाई अड्डों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दरअसल हाल ही में भारत द्वारा UAE के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बढ़ाया गया है। अब कैसे? तो दरअसल पहले यह सुविधा इन हवाई अड्डों के लिए थी। ये है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि और अब जो नए इसमें और जोड़े गए हैं ये कौन से हैं, यानी कि जो सुविधा बढ़ाई गई है अन्य हवाई अड्डों के लिए ये कौन से हैं? तो यह है कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद। तो वीजा ऑन अराइवल इसका मतलब क्या? तो दरअसल UAE के ऐसे नागरिकों के लिए ये सुविधा दी गई है जिनके पास की पहले से वीजा या फिर पेपर वीजा है, यानी कि जिन UAE के नागरिकों के पास है, अगर ये लोग भारत में आते हैं और इन हवाई अड्डों पे वीजा ऑन अराइवल के लिए आवेदन करते हैं, जो कि पर्यटन, व्यापार, साथ ही कॉन्फ्रेंस और चिकित्सा के उद्देश्य से आते हैं, तो ये वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें ये मान्य होगा कि इनके पास भारतीय वीजा या फिर पेपर वीजा पहले से हो और इस पासपोर्ट की वैधता इनकी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। इसके अलावा VOA यानी कि वीजा ऑन अराइवल के तहत इन्हें 60 दिन भारत में रहने की सुविधा दी जाएगी और अगर ये UAE के नागरिक जो आवेदन करेंगे, इनके दादा या फिर दादी या फिर माता पिता इनमें से कोई भी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है या फिर यहाँ के स्थायी निवासी हैं, इन UAE के नागरिकों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, UAE। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025। तो दरअसल साल 2025 में यह दिया गया है, लेकिन यह पुरस्कार है 24 के लिए। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024। तो दरअसल साल 2024 में इसे सम्मानित किया गया है मिशेल बैचलेट को। अब ये हैं कौन? तो ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और साथ ही मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अब अगर हम जाने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को, तो इसका पूरा नाम हुआ इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इसकी स्थापना की गई थी साल 1986 में, जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा की गई थी और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में अवार्ड दिया जाता है, यानी कि इनकी स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे लोगों को सम्मानित करना जिन्होंने की अंतर्राष्ट्रीय शांति, समाज और मानवाधिकार के लिए योगदान दिए हों। और पहला सम्मान किसे दिया गया था, यानी कि साल 1996 में जब इसकी स्थापना की गई तो पहला अवार्ड किसे दिया गया? तो साइमन पेरेज को दिया गया था, जो कि इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशेल बैचलेट। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव या फिर भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो भारतीय कला महोत्सव या फिर भारतीय कला महोत्सव 2025। तो दरअसल साल 2025 में यह इसका दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन शुरू हुआ है 22 नवंबर से और चलेगा 30 नवंबर तक। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पे? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसका विषय या फिर थीम क्या है? तो पश्चिमी भारत। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों और राज्यों की कलात्मक परंपराओं, लोक कला, साथ ही नृत्य, शिल्प, हस्तशिल्प आदि को आम जनता के सामने लाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अब देखेंगे वन लाइनर वाले सवालों को। तो पहला है, हाल ही में पहली जनजातीय खेल समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कारगिल लद्दाख में, यानी कि लद्दाख के कारगिल जिले में। अगला है, हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त की गई हैं? तो शेफाली वर्मा नियुक्त की गई हैं, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग द्वारा शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी को अपना नारा चुना गया है? तो महाराष्ट्र द्वारा। अगला है, हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। आयोजन कब किया जाएगा इसका? तो 15 से 30 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। अगला है, सालू मारदा थिमक्का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरणविद है, हाल ही में इनका निधन हो गया था। अगला सवाल है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल द्वारा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नामक अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को हाल ही में मौत की सजा दी गई है? तो बांग्लादेश की। अगला है, हाल ही में भारत के अस्थायी सुरक्षा सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पराग जैन नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अपने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नागालैंड सरकार द्वारा की गई है। अगला है, हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला है, गरुड़ वायु अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो भारत और फ्रांस से संबंधित है। इसका आयोजन किया जा रहा है 16 नवंबर से और चलेगा 17 नवंबर तक, 27 नवंबर तक। अगला सवाल है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र को। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो सिंगापुर के द्वारा। अगला है, हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गोवा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के पुरी और साथ ही सोनापुर को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ओडिशा। अगला है, किस देश द्वारा भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद करने का फैसला लिया गया है? तो ईरान के लिए। अगला है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नोएडा उत्तर। वीपी यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत पेटेंट फाइलरों की सूची में कौन से स्थान पे है? तो छठे। अगला है, रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में यूथ आइकन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो श्रीकांत बुल्ला को। अगला है, रोलन उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। अगला है, हाल ही में फ्रांस के शेवेलियर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो थोटा थरानी को। अगला है, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? तो गुजरात। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा ऑपरेशन सदर्न स्पेयर शुरू किया गया है? तो अमेरिका। हाल ही में 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बिहार के बोधगया में की गई है, जो कि इसकी शुरुआत की गई है अभी, और इसका मुख्य आयोजन किया जाएगा 2 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक। अगला है, कुशल दलाल किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा भारतीय तीरंदाज है, यानी कि तीरंदाजी से संबंधित है। दरअसल हाल ही में इन्होंने जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुष कंपाउंड वर्ग में खिताब जीता है। अगला है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो पैरा सोशल को। अगला है, हाल ही में रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहले फिल्म कौन सी बनी है? तो 120 बहादुर। अगला है, हाल ही में दक्षिण भारत की प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगला है, हाल ही में सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेणु श्रीनिवासन को। अगला सवाल है, भारत की पहली स्वदेशी तौर पर विकसित की गई क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ISIR की एक संस्था है IGBI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नए राज्य मंत्रालय या फिर विभाग के गठन की स्वीकृति दी गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक।